8. श्रेया अथर्व के घर गई थी कि उसकी मम्मी को कंगन वापस कर सके, लेकिन उसके रूम से डॉक्टर के साथ रोते हुए पापा को निकलता देख श्रेया शॉक्ड हो गई। उसने कंगन वापस पहन लिया और पूछा, क्या हुआ अंकल? आप रो क्यों रहे हो? पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस रूम की तरफ इशारा कर दिया। श्रेया डरते डरते सुनीता आंटी को देखने पहुंची। आंटी का कमरा किसी हॉस्पिटल रूम से कम नहीं लग रहा था। एक तरफ ट्रिप लगी हुई थी, दूसरी तरफ मॉनिटर लगा था जहां पल्सेस लिखी आ रही थी, ऑक्सीजन शो हो रहा था। ये कैसे हो गया आंटी? कल तो आप बिल्कुल ठीक थे। सुनीता आंटी ने उसकी तरफ गर्दन घुमाई। उनके होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे, आंखें लाल हो रखी थी, हाथों में इतनी जान भी नहीं थी कि श्रेया को पास आने का इशारा कर सके। श्रेया खुद ही समझदार थी। वो कान लेके उनके मुंह के पास पहुंच गई। बेटा, आंटी मत बोल, मम्मी बोल मुझे। वैसे भी मैं अब ज्यादा दिन बचूंगी नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हो आप? ऐसा मत कहिए। शुगर ही तो है ना आपको? बीपी का इशू है और क्या है? इतना कम है क्या? तुझे और बीमार सासू चाहिए? नहीं नहीं आंटी, आप प्लीज ऐसे मत कहो। आप फिर से ठीक हो जाओगी। आप रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से मिलके आती हूँ। आंटी मत बोल बेटा, और तू यहीं रह मेरे पास। तेरी चांद सी सूरत देखती हूँ तो अपने आप ठीक होने लगती हूँ। श्रेया बैठ गई। सुनीता आंटी का हाथ बहुत गर्म था। उन्हें कम से कम 102 डिग्री बुखार तो था। वो धीरे से बोली, सुन बेटा, तुझसे कुछ मांगू? मना तो नहीं करेगी? श्रेया तो मना कर ही आई थी। उसका हाथ बार बार आंटी के दिए कंगन पर चला जाता था। वो तो आंटी सीधे बेड पर ग्लूकोज चढ़वाती दिख गई, वरना अब तक तो श्रेया कंगन वापस अलमारी में रख चुकी होती। बेटा, मुझसे बार बार बोला नहीं जा रहा। मुझसे प्रॉमिस कर तू कि मेरी बात मानेगी। देखिए आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप जो कहे वो बात सुनने को राजी, पर ये नहीं। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आप तो जानती ही हैं कि अथर्व कोई काम भी नहीं करता है। करने लगेगा बेटा। अभी उसके पापा भी यही चिंता कर रहे थे। तू एक बार उसे दिल्ली आने दे। मैं इसके पापा से कह के उसकी बढ़िया जॉब लगवा दूंगी। बात उसके जॉब की नहीं है ना आंटी। मेरा करियर भी तो सेट होना है। अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ ना। सुनीता आंटी की आंखों में आंसू आ गए। श्रेया घबरा गई। मैं वहां खड़ा होता तो उसको बताता कि घबराने की कोई बात नहीं है। सुनीता आंटी के पास अंदर कहीं पेट में एक मिनी मोटर है। इस मोटर का पाइप आंखों के एंड पर लगा है। आंटी जब चाहे तब बटन दबाकर आंसू निकाल सकती हैं। पर श्रेया डर गई। आप रोइए मत प्लीज। आप ठीक हो जाइए, फिर हम बात करेंगे इस बारे में। बात क्या करनी है बेटा? तुझे तो बस मुझे प्रॉमिस करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कम से कम 1 साल और जिंदा रह जाऊं। श्रेया ने चैन की सांस ली। कम से कम 1 साल का टाइम तो दे रही थी अथर्व की मम्मी। 1 नहीं 2 साल आंटी। मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी 2 साल लगेंगे ना। आप तो जानती हैं कि एक बार शादी हो जाए तो पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होती है। हाँ बेटा, मैं ना जानूंगी। मैं तो खुद तेरे अंकल से शादी करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की है। मेरे पेट में अथर्व था जब मैं एग्जाम देने जाती थी। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं चली गई तो तू तो मुझसे भी बहादुर लड़की है। बेटा, तू भी चली जाएगी। श्रेया को पहली बार में आंटी का इशारा समझ ना आया। इनफैक्ट मैं होता तो मुझे भी नहीं आता। मतलब मैं तो पीजी के बाद शादी करूंगी ना? हाँ, ये कैसी बात करती है? शादी के लिए तो तेरी मम्मी से बात हो गई। अभी इसी महीने करने के लिए राजी हो गई है वो। फिक्स भी कर ली? तो आप मुझसे क्या प्रॉमिस मांग रहे थे? कि 1 साल के भीतर मुझे पोता दे दे। What? श्रेया ने झटके से आंटी का हाथ छुड़ाया। वो शादी तोड़ने आई थी, यहाँ बच्चे की डिमांड होने लगी। उसे सबसे पहले तो गुस्सा अपनी मम्मी पर आया कि उन्होंने बिना पूछे सेम मंथ में शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। बेटा, मैं समझती हूँ आजकल फिगर मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है, पर ये भी तो जरूरी काम है ना बेटा। मैं अथर्व का बच्चा देखे बिना नहीं मरना चाहती। इसे मेरी आखिरी इच्छा मान ले बेटा। सुनीता आंटी स्लो मोशन में हाथ जोड़ने की एक्टिंग करने लगी। आंटी, आपकी आखिरी इच्छा के चक्कर में मेरी जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो जाएगी। आप प्लीज हाथ मत जोड़ो। आंटी प्लीज इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। जो कहना है कह ले बेटा, पर आंटी मत कह। मम्मी बुला, मम्मी।
तभी रूम में अथर्व के पापा आ गए। वो अपनी जेब में पैसे रख रहे थे। श्रेया समझ गई कि डॉक्टर की फीस देकर उसे विदा करके आए थे। उन्होंने सुनीता आंटी को कुछ इशारा किया। क्या हुआ पूछ रहे हैं? अरे मेरी बच्ची है श्रेया, मेरी बात का मना थोड़ी करेगी, है ना बच्चा? श्रेया बेवकूफों की तरह कभी आंटी का मुंह देखती, कभी पापा को घूरने लगती। फिर वो बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकली और मुझे टेक्स्ट करने लगी। अब अथर्व के साथ साथ मुझे श्रेया भी रिपोर्ट करने लगी थी। लेकिन सुनीता आंटी जिस लड़के से पोता देने की उम्मीद लगाए बैठी थी, वो बेचारा बस 1 घंटे पहले अपनी बाइक छुड़वा कर बैठा था। उसने सबसे पहले मुझसे फोन किया और पूछा, हेलो पार्थिव, कोई साला मदर फ्रॉड मेरी बाइक ले गया। उसका नाम पता कर ले भाई, लिस्ट में ऐड करना है। मतलब ये कि 3rd टाइम बाइक लॉस्ट हुई है तेरी। लापरवाह ऑफ द ईयर का अवार्ड तो तुझे मिलने वाला है। गांड मरा भोसड़ी के, गर्लफ्रेंड तूने चुरा ली, बाइक किसी और ने चुरा ली, और जो जिंदगी में थोड़ा बहुत सुख चैन था ना, वो मनु साला चुरा ले गया। अथर्व ने मुझे निशा वाली सारी बात बता दी। हम दोनों ने ही इनफैक्ट नोट्स एक्सचेंज कर लिए। अच्छा चल, अभी ज्ञान मत दे, करना क्या है वो बता। सबसे पहले लोकल थाने जाना, बाइक की डिटेल्स बता, आरसी दिखा, लाइसेंस दिखा, इंश्योरेंस दिखा और उसकी चाबी दिखा। अथर्व कुछ ना बोला। क्या हुआ, सो गया क्या? नहीं यार, वो बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कुछ आइटम मिसिंग है। जैसे कि लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, और बाइक की चाबी। तेरे पास बाइक की चाबी नहीं है? सीरियसली? तूने उसी में लगी छोड़ दी थी क्या? मुझे उसका कोई जवाब नहीं आया। इस कपूत से सुनीता आंटी को बच्चा चाहिए था। ये साला किसी दिन अपनी औलाद को बाइक पर बैठाकर सो जाता। आरसी दिखा दे, वही बचा है। पुलिस कंप्लेंट तो कर ही दे। अगर तेरी बाइक से किसी ने कोई कांड कर दिया तो कम से कम तेरा नाम तो नहीं आएगा। अथर्व को मेरा आइडिया ठीक लगा। वो पता करते कराते एक छोटी सी पुलिस चौकी पहुंचा। यहाँ टोटल 2 जनों का स्टाफ था। दोनों ने ही उसकी FIR लिखने से मना कर दिया। हाँ, बाइक की आरसी देखकर एक सादे पेपर पर उसका नंबर और कलर लिख लिया। अथर्व तो पहले ही मॉरली टूट चुका था। अब उसको दिल्ली की बस पकड़नी थी। अब बीच हाईवे का पंगा ये था कि कोई बस वाला बस रोकने को राजी नहीं होता था। रोडवेज की बस रुकी भी तो उसमें सीट्स नहीं थी। अथर्व ने उसको जाने का इशारा किया तो कंडक्टर ने 4 गालियां और दे दी। 2 घंटे इंतजार करने के बाद उसे एक बस मिली जिसमें सीट्स भी थी और वो रुकी भी थी। इस वॉल्वो बस में घुसकर अथर्व को कुछ शांति मिली। उसने मन्नू को कॉल मिलाया। पूरी बेल चली गई पर मन्नू ने फोन नहीं उठाया। ये साला कभी भी मौके पर फोन नहीं उठाता। अथर्व ने अपनी बाइक की डिटेल्स लिख के भेजी और एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दिया कि ये मेरी बाइक का नंबर है, इसका बैक डेट इंश्योरेंस चाहिए, और हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। निशा को घर जाके सॉरी बोल दिया और उसने माफ भी कर दिया। अब मेरा ये छोटा सा काम कर दो ना प्लीज। अथर्व ने मैसेज सेंड किया। 2 मिनट से भी पहले मैसेज पर 2 ब्लू टिक आ गया। 1 घंटे बाद भी मन्नू का कोई रिप्लाई नहीं आया। अथर्व मुंह लटकाए ISBT दिल्ली जा रहा था और वहीं के मैकडॉनल्ड्स में श्रेया और मैं बैठे आज के शॉकिंग इंसिडेंट पर डिस्कशन कर रहे थे। शाम के 5 बजे थे। अथर्व कभी भी आ सकता था। हम दोनों उसे लेने आए थे और आते के साथ ही हमको भूख लग गई थी। मैंने 2 बर्गर हम दोनों के लिए और एक अथर्व के लिए लेकर रख लिया था। मैं फर्स्ट टाइम श्रेया को चीज बर्गर खाते देख रहा था, वरना ये लड़की तो चीज, दही, मक्खन, घी से दूर ही भागती थी, जैसे इसी के दूध से बना हो। यार, इट्स इम्पॉसिबल। मैं शादी रोकने गई थी और वो मुझे सीधे बच्चा। आई वाज लाइक WTF। तू भी स्वीटी की तरह कोडिंग में बात करना सीख गई। फक स्वीटी, अभी मेरी बात कर बस। ओ यस, फक स्वीटी। तूने अथर्व को भी बोला होगा ना? नहीं, क्यों? वो तो मेरा जोक नहीं समझी क्योंकि बेचारी कॉन्टेक्स्ट नहीं जानती थी, पर आप तो समझ गए होंगे। आफ्टर ऑल स्वीटी ने ही तो अथर्व का व्रत तोड़वाया था। तू वो सब छोड़ और बर्गर पर फोकस कर। अभी अथर्व आता होगा। तीनों लोग ट्रांसपेरेंसी से बात करते हैं, साफ साफ, सीधी सीधी। कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा। तुझे अथर्व को फेस करने में हेजिटेशन तो नहीं हुआ ना? मैं हद से ज्यादा हेसिटेटेड था। फोन पे बात करनी अलग बात थी, पर दोस्त के एक्स के साथ सेक्स करने के बाद दोस्त से मिलना, वो भी तब जब वो साला एक्स को वाइफ बनाना चाहता हो, थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट तो था। नहीं यार, हेजिटेशन कैसी? वो मेरा दोस्त पहले है, वो समझ जाएगा। कब आएगा वो? मैंने उसको यही मैकडी बुलाया, आता ही होगा। तुझे खाना हो तो तू उसका बर्गर भी खा सकती है। श्रेया ने मेरे पीछे ऐसे देखा जैसे एलियन देख लिया हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं नॉर्मल होने की एक्टिंग करता पलटते हुए बोला, आ गई क्या सुअर? पीछे देखते ही मेरी हंसी भी गायब हो गई, क्योंकि ये सुअर नहीं, सांड था।